हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास गबन का अध्याय 52 कवर करेंगे। इनके रचनाकार है हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 52। इसके पहले के सभी एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए वे स्टार्ट करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 52। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं ने दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जल्पा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर दरोगा, नवाब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकील और जिहरे जिन्हें भी की, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जज्बे में पाबंदी की जा रही थी। रामानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसमें अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृत्तांत कह सुनाया, कोई बात ना छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जल्पा का त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम की ने मेरी आंखें खोली, और उसमें से ज़्यादा जोहरा का सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। 20 ने मुझे सुधा प्राप्त हो गई। उसके बाद सफाई की तरफ से देवीदीन, जल्पा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह क्या उखाड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभाव उत्पन्न था। उसने देखा जिस प्राणी के जंजीरों को जकड़ने के लिए वह भेजी गई थी, वह खुद दर्द से तड़प रहा था। उसे मुहर्रम की जायदाद है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जल्पा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थयुक्तता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधर्म, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला। और जब मैं जल्पा से मिली तो उसका निष्काम सेवा, उसका उज्ज्वल तप देखकर मेरे मन के रहे सही संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया कि इसी आंचल में भी आश्रय लूँगी, मगर उससे भी ज़्यादा मौके का बयान जल्पा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। इसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष है। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष है। उसके भाग्य में मेरी विशालता शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था। वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुँह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर आकर कई अत्याचार किया, तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने सदैव कल्पना से काम किया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। यहाँ मुझे रोकना उचित था। वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और इस अवसर पर भी मुझ पर विश्वास किया है। मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर भी उनकी जबान बंद की गई थी। पर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर उन्हें विश्वास होता तो वह डाकों के शरीक हुई तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती कि वह अपराधियों की लाश पर अपना भंवर खड़ा करे। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा उनकी जांच कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारी का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य उनके सिवा कुछ और ही नहीं हो सकता था। जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग में इस मुकदमे की कोई रिपोर्ट मांगी आई है? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा इस विषय से कोई विवाद नहीं है। सफाई तो वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुजरिम डाके में शरीक नहीं है।
अब केवल यह बात हो रह जाती है कि मुनकिब क्यों बंदा वादी वकील स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है। सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनाना स्वीकार किया है वह उस भर में था जो उसे धमकियों दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर अरुणर, आज उसके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य भी बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतियों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों के लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस का एक बराबरी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसी मामला में अदालत के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े होते हैं वे भी शहादत देने के अवसर आया तो सांप निकल जाए। महानुभाव पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और उन डाकुओं को सराहना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अवसरों को ऐसे आदमी पाकर मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण में ऐसा अवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे भय न था ही नहीं, पुलिस की सिपाही से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसे खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत ना पाकर पुलिस इन मुजरिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा ना चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसने चाहे तो कोई गुण हो या ना हो, उनकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीरों की एक कड़ी भी कहीं से गायब न थी। अंकुर का फल निकालने तक की सारी बातें उनकी कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसे मालूम होता है कि इस बीच में उसे सर्वभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार का विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हो और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो। जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था, वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी भी गले की छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उनके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उनकी सद्बुद्धि के अंत में उस विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाते। ना गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती गिरे, लेकिन इस युवा के चकमेबाजियों ने पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इनका जिम्मेवार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को किसी चकमेबाजी की साहस ना हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उनके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उनको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियों दी गई होती तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था। उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इसने यह स्पष्ट है कि धमकियों की अपेक्षा मिथ्या है
उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड ना दिया गया तो उसने अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्ति और भी बलवान हो जाएगी। फिर सफाई में वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में भी नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रामानाथ एक साधारण युवक है, उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस का नौकर है। वहाँ उनका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों की प्रथा अनुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी का परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मिजाज में गलती हो जाने पे उसे शक होता है उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर शोभा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रामानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शरारत देने का बिल्कुल जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रामानाथ के जीवन में ऐसे एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलासप्रिय पद लुलुप युवक के धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जल्पा, उसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी तलाश में प्रयाग आ जाती है और जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस की मुखबिर हो गया है तो वह उसे छिपकर मिलने जाती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फटाक की संतरी पहरा दे रहा है। जल्पा के पति से मिलने में सफलता नहीं होती तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है। वह देवीदीन के घर चल जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखें के सामने से पर्दा हट जाती है। वह छिपकर जल्पा के पास जाता है। जल्पा उससे सारा वृत्तांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने में जोर देती है। रामा पहले शंकाएं करता है पर बाद में राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट जाता है। वहाँ वह पुलिस अफसरों को साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारियों ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं पर इसका रामा पर कोई असर नहीं होता। तब उसने मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है। वे उसे जल्पा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रामा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है कि पुलिस जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह अपना इरादा तब्दील कर देता है तो वह जज से इजलास में अपना बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रामा से सफाई का कोई जिक्र नहीं की थी, यहाँ उसने जिहने की गई, लेकिन इस मुकदमे का कोई कारोबार न रखने पर भी उसने जिहरों पर ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुजरिमों की सजा हो गई। रामानाथ की और भी खातिरदारी होने लगी। उसे ऐसे सिफारिशों खत दिया गया कि शायद उसे यूपी गवर्नमेंट में सिफारिश की गई है। फिर जल्पा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम दिनेश के बाल बच्चों को पालन पोषण करके निश्चय किया। इधर उधर के से चंदे मांग कर वह उसके लिए जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करती रही। उनके घर का काम काज अपने हाथों करती थी, उनके बच्चों को खिलाने को ले जाती थी। एक दिन रामानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जल्पा के सिर पर यानी पानी का मटका रखे देता है। उसकी आत्मा मर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारी ने रामानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है। वह और जल्पा एक पूरा समाचार लेने के इरादा में चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जल्पा से भेंट होती है। जल्पा का त्याग, सेवा और साधना देखकर वह वेश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों का बहनापा हो जाता है। वह एक हफ्ते बाद जाकर रामा का सारा वृत्तांत कह सुनाती है। रामा उसी वक्त वहाँ से चले पड़ता है और जल्पा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति में उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध का गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी ने अपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान गई,
क्या अब भी वह झूठे गवाही के अपराधी हैं? उसने खुद तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या उसे दंड मिलना चाहिए? इसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुग्ध कर दिया और वह उसे बहलाने के बदले उसे मार्ग का दीपक बन गई। जल्पा देवी का कर्तव्य पर नेता क्या दंड का योग है। जल्पा ही इस ड्रामे की नायिका है। इसके सत्य अनुराग, उसके सरल प्रेम और धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण को प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों का चिराग खुल जाते, तो 15 परिवारों का अभयदान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस के साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन में कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, रामा सा घर हो जाएगा, अच्छा सा बहुमूल्य आभूषण मुक्त हो जाएंगे। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है, लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है? क्या यही उसके धर्म अनुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती गिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विस्मर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचारक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में ऐसा अभियोग सुनने का अवसर ना मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है, जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जल्पा का वही फैसला न्यायानुयल होगा जिसके बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों को नहीं पढ़ता। उसमें उलझकर जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटेहालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार को सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मार्ग और आदर्श आपके स्थान पर बहुत ही आदर्श की चीज़ें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसके अपराध अवश्य किया और उसे कोई दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गमन नहीं किया था और उसे उसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसमें सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया, यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि इसमें अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। पर अदालत में फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रामा की सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ यह भी मापी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट गए। कुर्सियाँ और आगे खींच ली और कनबातियाँ भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस पर आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निपुण है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रामानाथ ने अपनी सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस को आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उससे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह झूठी गवाही देने के लिए प्रलोभन किया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले की गवाही देने का पछतावा स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे
उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा है वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रामानाथ ने जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए अपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकिचाते। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी का आगरा में बयान बदलने पर भी राजी न होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, पर जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस ना ले सकता था। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने अपने उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुजरिमों की अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रामानाथ धमकियों में आ गया, यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थितियों को देखते हुए छव्य है, इसीलिए मैं रामानाथ को बरी करता हूँ। इसी के साथ अध्याय 52 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड गबन का 53 देखेंगे, जो अंतिम अध्याय होगा। इसी के साथ लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं गबन उपन्यास का अंतिम भाग लेकर अगले एपिसोड 53 में।